अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगला रोस्टर जारी कर दिया है। वैसे तो अगले हफ्ते के बाद, चूँकि अब ईद करीब है और अमूमन ऐसा होता है कि जब बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं तो जजेस जिनका ताल्लुक़ उनके नेटिव इलाके से होता है तो उन जजेस को उस रोस्टर में, उस रजिस्ट्री के अंदर तैनात किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंचेस तश्कील दिए, पहले मैं जिक्र कर लेता हूँ, फिर इसका मैं रेलेवेंसी या क्या वजह है वो बाद में जिक्र करता हूँ। कराची रजिस्ट्री में 3 मई से 7 मई तक का रोस्टर जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और बेंच 1 जो वहाँ पर हेड कर रहे हैं जस्टिस मकबूल बाकर, और साथ मौजूद हैं जस्टिस सजाद अली शाह, और तीसरे जज साहब हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। फिर लाहौर रजिस्ट्री में आ जाएं, जस्टिस ये तीनों जजेस का ताल्लुक़ कराची से है। जस्टिस उमर ताब बंदयाल, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, इन तीनों जजेस का ताल्लुक़ भी लाहौर से है। इस बेंच में जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिव्यू एक्सेप्ट करने में 2 जजेस शामिल हैं। जो कराची में मैंने जिक्र किया उसमें 1 जज शामिल है। ये तीनों का ताल्लुक़ लाहौर से है जी। फिर दूसरा बेंच यहाँ पर है वो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, दोनों का ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन दोनों ही 10 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस एजाजुल हसन पर जस्टिस काजी फायज़ ने एतराज़ात उठाए थे और ख़ुद वो बेंच से रिक्यूज़ कर गए थे। इस्लामाबाद के अंदर जो बेंचेस हैं वो मैं बता देता हूँ। इसी 3 मई से 7 मई के हफ्ते में जस्टिस गुलजार अहमद साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जस्टिस मज़हर आलम जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल, इन्होंने भी रिव्यू, यानी पहले इन्होंने FBR के भेजने के हवाले से जज साहब ने कहा था, बाद में रिव्यू इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जी। फिर जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। फिर आ जाएं, तीसरा बेंच जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। सरदार तारिक मसूद पर भी एतराज़ात उठाए थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। ये सारे बेंचेस अब आपके सामने, में वजह बुनियादी तौर पर क्या बताने की है आपको। देखिए, एक इम्प्रेशन तो डेवलप हो गया था कि जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को आर्गूमेंट्स के लिए, शॉर्टेज के लिए कहा, अब जब बेंच सुनना चाह रहा था, बाकी जजेस सुनना चाह रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप आर्गूमेंट्स अपने पूरे करें। फिर जस्टिस सजाद अली शाह, अब उन्होंने कहा उठ के चले जाते हैं। आप ये सारी बातें सुनते रहें, जस्टिस मकबूल बाकर साहब का आप हर चीज़ सामने देखते रहें। 30 तारीख को जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जो एक जज जिनकी वजह से सारा ये रहा कि उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला होना चाहिए, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का भी राज पर बड़ा ज़ोर रहा था, जस्टिस मकबूल बाकर ने बड़ी दफ़ा जिक्र किया था इस कॉन्टेक्स्ट में और रिव्यू एक्सेप्ट की उन्होंने। अब ये क्या वजह थी या क्या नहीं है, लेकिन कोई तीसरा आदमी इससे आखिस तो बहुत कुछ कर सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ बाकायदा रेफरेंस पढ़ा गया उनका, तो जस्टिस अटॉर्नी जनरल जावेद खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, और एक इम्प्रेशन जो एक बिल्ड हुआ था। अब मैं आता हूँ असल बात की तरफ कि बेंच जो तश्कील दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि जिन जजेस के दरमियान आपस में ये ऐसी बातें हो रही थी उनको इकट्ठे बिठाया है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब को, जस्टिस सजाद अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को। जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, सजाद अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जजेस अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर इन्होंने कहा है, और वो आप और हम सब देख चुके हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फिर जस्टिस आगे जो मैंने आपके सामने रखा, लाहौर के अंदर अगर आप आ जाएँ, लाहौर में जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के साथ 2 जजेस जिन्होंने रिव्यू एक्सेप्ट किए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब मौजूद हैं। फिर इसी तरह अगर आ जाएँ इस्लामाबाद में, अगर आ जाएँ
तो जस्टिस मुशीर आलम के साथ बैठे हैं जस्टिस याह्या फरीद साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब। तफसीली फैसले का इंतज़ार हो रहा है। मेरा प्रोग्राम था इरफान हाशमी के साथ, इरफान हाशमी शो में, और वहाँ एक हम जनरल डिस्कशन की है, चूँकि जस्टिस काजी फायजी साहब की मिसेज सरीना साहब ट्रेल अभी तक नहीं दे सकी, और ये अमाउंट जो कि ट्रांसफ़र हुई है 1 मिलियन से ज़्यादा अगर अमाउंट रहा हो वहाँ पर जाए तो नेशनल क्राइम एजेंसी को इख्तियार है कि उसकी तहकीक कर सकती है। तो ये एक सवाल था, और यहाँ इंग्लैंड के अंदर आप लोगों ने, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोगों ने सवाल ये उठाया था कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ हो सकता है। तो अब यहाँ हमारे उस प्रोग्राम के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई कि नेशनल क्राइम एजेंसी 1 मिलियन से ज़्यादा किसी भी रकम को देख सकती है, और मनी ट्रेल के कॉन्टैक्ट्स में एफबीआर की रिपोर्ट जो कि अगर क्रैश भी कर दी है लेकिन वो रिपोर्ट एक रिकॉर्ड पर थी, वो एविडेंस के तौर पर ली नहीं जाए, किसी तरह कंसिडर नहीं की जा सकती, वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में कहीं ना चली जाए अगर उसको इस्तेमाल करेंगे आप। लेकिन वो एक मटेरियल एक अवेलेबल है जो साइट पे किया नहीं जा सकता। फॉरेन करेंसी में जो पैसे डाले थे उसका ट्रेल अवेलेबल नहीं है, ना ये इनकम टैक्स की रिटर्नों में डिक्लेयर किया। और वहाँ ये भी बताया था आपको, और बाकायदा रिटर्न जो है, जब वही शहजाद बट साहब प्रोग्राम में रिटर्नें शो की थी कि रिटर्नें जो हैं 2018 और 2019 की जनवरी 2020 में रेफरेंस जब दायर हो गया तब ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी ना वेल्थ रिकंसिलेशन में। यानी ये अगर जहां कहीं भी है, अगर फर्ज करें फॉरेन रिमिटेंस के अंदर भी ये अमाउंट थी, तो इससे जो प्रॉपर्टीज खरीदी है वो डिक्लेयर तो करनी थी ना, वेल्थ स्टेटमेंट में आनी थी, वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आ सकी हैं। तो यहां ये बात है, नेशनल क्राइम एजेंसी अब है क्या, वेबसाइट से बड़े वाज़ेह तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, नेशनल क्राइम एजेंसी गवर्नमेंट यूके, we lead the UK fight to cut serious and organized crime. NCA officers work at the forefront of law enforcement, building the best possible intelligence picture of serious and organized crime threats, pursuing the most serious and dangerous offenders, and developing and delivering specialist capabilities on behalf of law enforcement and other partners. ये आपके सामने पोजीशन रखी है सारी, यानी क्लियर ये बात करने की बात है कि अगर वो चाहे नेशनल क्राइम एजेंसी दैट कैन परसू, वो इसको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इसकी कर सकती है, डिपेंड करता है। वहाँ कंप्लेंट जाती है, और ये बताते किसी को नहीं है, कोई कंप्लेंट जाती भी आपने तो तहकीक करनी है। पाकिस्तान के अंदर कई लोगों के हवाले से ये की हैं और उन्होंने क्राइम का पैसा वापस लिया है, और ये रिकॉर्ड की बात वो यानी क्राइम से मुराद ये है कि आप, यानी मिसाल के तौर पर सरीना साहब का कहा गया कि फॉरेन करेंसी अकाउंट से भेजें, तो मनी ट्रांजैक्ट करने के हवाले से तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि वो जो पैसा है वो पैसा कहाँ से है, वेदर दैट मनी वाज डिक्लेयर्ड। आम बंदा जो हो, मिसाल के तौर पर कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो वो पैसा वो देखते हैं कि ड्रग का पैसा तो नहीं, कहीं करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा नहीं है, कहीं पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, किस कॉन्टैक्ट्स में पैसा है उसकी वो तहकीक करते हैं, और वो जो कि प्रॉपर्टीज एसेट वहाँ परचेज किए गए और उसी अमाउंट से अगर परचेज किए गए तो उनको इख्तियार ये मौजूद है। ये ज़ाती राय है मेरी, दोस्तों से बात भी हुई, तहकीक भी की, अपने तौर पर जितनी एक इन्फॉर्मेशन सामने रही वो आपके सामने रख दी है। और अगला जो मामला है कि तफसीली फ़ैसला अभी तहरीर हो रहा है, और वो फैसले के नीचे से पढ़ के मैंने बता दिया था आपको कि वहाँ क्या बात हुई है। फ़ैसले के नीचे बाकायदा जस्टिस मकबूल बाकर तहरीर करेंगे फ़ैसला, और बाकी ने उसको कंसेंट किया है। एक चीज़ जो आपके सामने रखनी है मैंने, वो बड़ी ज़रूरी है कि एक तो जो फ़ैसला है डिटेल में 19 जून का फ़ैसला जो रिव्यू हो गया है, उसके अंदर उन सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल लिखी हुई हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टैक्ट्स में से 114 पैरा के अंदर वो सारी तीनों प्रॉपर्टीज़ की डिटेल लिखी हुई हैं। और वहाँ जो एक बात बताता चलूँ मैं आपको कि वहाँ प्रॉपर्टीज़ जो पहले जो प्रॉपर्टी 28 जून 2013 में जो परचेज़ की हुई है, वो शहर ईसा खोसो और मैसेज जरीना मॉन्स्ट्रियाट खोसो करेरा, ये सरीना ईसा नाम नहीं है उनका, वो स्पेनिश नेम है गालिबन उस कॉन्टैक्ट्स में, और यही नाम तीनों प्रॉपर्टीज़ के हवाले से 27 मार्च 2013 और 20 अक्टूबर 2011 ये प्रॉपर्टीज़ का अपना ये जो वहाँ फाइंडिंग के कॉन्टैक्ट्स में जो जिक्र है वो सारी आपके सामने रख दी है। एक चीज़ आपके सामने ये मैंने बता दी है। दूसरा आपके सामने अगर ये रखें, जो 10 मेंबर बेंच था उसमें से जो 3 जजेस जिन्होंने उस वक्त डाइसेंटिंग नोट दिया था, उन्होंने अपने पैरा नंबर 14 है
उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, वो आम आदमी के लिए पढ़ दे। वन ऑफ आवर pivotal constitutional values that the independence of justice shall be fully secured, जिसकी मैं बात करता हूँ। The same constitution also ordains that to enjoy the protection of law and to treat it in accordance with law is the inalienable right of every citizen. Therefore, it is reiterated that in our constitutional democracy, neither the petitioner judge nor any other judge or any individual or any institution is above the law. Clear कर दिया। The doors of the constitution forums, Supreme Judicial Council, are always open, either on its own motion or for anyone who has a genuine and a bona fide grievance amenable to the jurisdiction of the council and a judge of the constitutional court. अब यहाँ खुद ये जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी, 3 जजेस ये आ गए। 3 जजेस आपके सामने, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मज़र आलम ख़ान मियाँ खेल और जस्टिस अमीनुद्दीन, तीनों ने साथ क्या क्या रिव्यू अलाउ किया है और ये पोजीशन आपके सामने रखी कि उनमें से 3 जजेस ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अहमियत को माना है। तो आप लोगों का सवाल है जो पूछा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, बिल्कुल जजमेंट में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी वक्त भी इस सारे मामले को छोड़ दें, FBR की रिपोर्ट को वो अपने तय देख सकती है। कोशिश की है क्लियर करने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट अपना वो काम करो जो एक इतराज़ था जैसे सागर निसार साहब के दौर में आज़ाद जुडिशल एक्टिविज्म हो रही है, बहुत हो रही है। आज कहाँ गए ये 10 मेंबर बेंच, जितना मसरूफ रहा सारे काम में, कितने आम आदमियों के केसेस डिस्टर्ब हुए, लेकिन वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाई किसी ने। उसको जब आम आदमी के लिए काम हो रहा था तो बड़ी मुसीबत पड़ती थी, मरोड़ आते थे लोगों के लिए, जब जुडिशल एक्टिविज्म हो रही थी, लोगों के मसाइल फंडामेंटल राइट्स में हल हो रहे थे। तो ये जो दोहरा म्यार है आप लोगों के सामने है। ख़ास क्लास लिबरल क्लास ले लें जो एंटी पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रही होती है, उसका वतीरा और है, उसका तरीक़ाकार कुछ और है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।